वेलकम टू माय चैनल योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम कर रहे हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या मेरिट्स होते हैं कंपनी के। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और के नाम पे सेल कर सकते हो मार्केट में। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, एकदम से कंपनी बंद नहीं होगी, एक प्रॉपर एक लीगल वे, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी कंपनी को बंद करने के लिए। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी में नए नए मेंबर्स ऐड ऑन होते रहते हैं, शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, फंड्स आते रहते हैं, इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का स्कोप ज्यादा होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब जैसे कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे फंड्स उसके पास है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट्स को जो है अपने अंडर रख सकती है, जिससे कि मैनेजमेंट उनकी कंपनी का और अच्छे से चल सकता है। वो अफोर्ड कर सकती हैं एक्सपर्ट्स को हायर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है अपने शेयर का, जो उन्होंने उस कंपनी का खरीदा है। जैसे कि कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसका मैंने एक शेयर खरीदा है जो कि 100 रुपए का था। मैंने उसके सिर्फ एक शेयर खरीदा जो कि 100 रुपए का। वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि बाय चांस मैंने एक शेयर खरीदा है XYZ लिमिटेड कंपनी का 100 रुपीज का। मैंने उसके शेयर के 70 रुपीज जो है पे कर दिए हैं, मेरे 30 रुपीज पे करने बाकी हैं अभी शेयर्स के। तो वो कंपनी मुझे सिर्फ 30 रुपीज के लिए ही कॉल कर सकती है कि हमारे जो है वो 30 रुपीज जो आपका शेयर का बचा हुआ है वो आप हमारा पे कर दीजिए। मैं सिर्फ इन 30 रुपीज के लिए कंपनी के लिए लाइबल हूं कि हाँ, मैंने अभी उनका जो पेमेंट नहीं किया वो मैं करूंगी। मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज की होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे, मैं उसकी शेयर होल्डर हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को कंपनी का लॉस होगा तो मेरे पर्सनल एसेट्स यूज किए जाएंगे डेट की रीपेमेंट के लिए। यहां पे सिर्फ जितने मैंने शेयर्स खरीदे हैं, जितने शेयर के पैसे मैं दे चुकी हूं, जितने के बचे हैं, जो शेयर्स के पैसे मेरे देने बचे हैं, सिर्फ उतने पैसों के लिए ही शेयर होल्डर लायबल होता है, उससे ज्यादा नहीं। Also, only the assets of the company can be used to settle the debts, leaving the owner's personal property free. यहाँ पे ओनर की, मेंबर की, शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्री होती है। कोई भी कंपनी अपने ओनर को, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को नहीं बोलेगी कि भाई कंपनी को लॉस हो गया है, डेट की रीपेमेंट करनी है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करो, उसको सेल आउट करो। नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या यूज किए जाएंगे, एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स यूज किए जाएंगे डेट की रीपेमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है। जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, सब कंपनी के नेम पे होते हैं। तो कल को डेट की रीपेमेंट की बात आएगी तो कंपनी के एसेट्स यूज किए जाएंगे, ना कि किसी ऑनर, मेंबर या शेयर होल्डर के पर्सनल प्रॉपर्टी। सेकेंड मेरिट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। ये एक एडवांटेज मिलता है शेयर होल्डर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि वो अपने शेयर्स जो है पब्लिक लिमिटेड के सोल आउट कर सकते हैं इन द मार्केट। एज सच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इन केस द नीड अराइज। जैसे कि मैंने कुछ 1000 शेयर्स बाय किए हैं और अभी मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इजीली जो है मार्केट में जाके उन 1000 शेयर्स को बेच सकती हूं, जो भी उस टाइम पे उसका प्राइस होगा उसमें, और अपना कैश जो है ले सकती हूं। तो ये एक एडवांटेज मिलता है हर एक शेयर होल्डर को कि वो अपनी ऑनरशिप, जो शेयर उसके नाम पे है, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी अपने शेयर्स बेच सकता है अगर कोई उसके शेयर्स खरीदने के लिए एग्री है तो। This avoid blockage of investment and presents the company as a favorable avenue for the investment purpose. कहीं ना कहीं ये लोगों के इन्वेस्टमेंट की ब्लॉकेज को बचाता है ब्लॉकेज से कि हाय हमारे तो पैसे फंस गए। नहीं, आपने शेयर्स खरीदे, कल को आप उसे बेचना चाहते हो तो जाके उसे बेच सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होती है।
नेक्स्ट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर एज इट हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है उसके मेंबर्स से, शेयर होल्डर्स, ओनर्स से अलग। तो कोई मेंबर आ रहा है, जा रहा है, उसकी डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी कुछ भी हो रहा हो, कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं आता है, कंपनी जैसे है वैसे चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है स्कोप फॉर expansion. As compared to the sole proprietorship and partnership form of organization, a company has a large financial resources. अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, तो कंपनी में एक जो कंपनी होती है उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि वो मार्केट में अपने शेयर्स जो है इशू करती है, जिससे उसको बहुत सारी फंडिंग्स मिल जाती हैं। Further, capital can be attracted from the public as well as through loans from banks and financial institutions. Thus, there is a greater scope for expansion. कैपिटल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, पब्लिक के थ्रू शेयर्स इशू करके जो है पब्लिक से पैसा अट्रैक्ट किया जा सकता है, फंडिंग अरेंज की जा सकती है। एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, तो बैंक जो है उसे लोन दे देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उन्हें लोन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का एक ग्रेटर स्कोप होता है। द इन्वेस्टर आर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबल ओनरशिप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न इन अ कंपनी। एक इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी की तरफ इंक्लाइन होता है, झुकता है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, कल को उसके पर्सनल एसेट्स पे कोई बात नहीं आएगी, ट्रांसफरेबल ओनरशिप है, जब चाहे अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकता है, और पॉसिबिलिटी होती है अगर एक अच्छी कंपनी में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, फंड्स जो है यूज कर रहे हो अपने, तो कहीं ना कहीं हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी होती है, चांसेस होते हैं कि आपको हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू द स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल। अब इतने सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फंड्स इतने सारे अरेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पेशलिस्ट को, प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं और उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यूजुअली कंपनी किन लोगों को एम्प्लॉय करती है, जॉब देती है, जो अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि फाइनेंस में, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा उसे फाइनेंस के लिए जो है हायर कर लेते हैं, जो सेल्स में जो है एक्सपर्ट होता है उसे सेल्स के लिए हायर कर लेते हैं, ऐसे ही और भी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। अब जितने भी, अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे एम्प्लॉयज है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्क डिवाइड हो जाता है। सेल्स की अलग डिपार्टमेंट है, परचेज का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, जो है ह्यूमन रिसोर्स का अलग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है एक डिपार्टमेंट अलग है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको डिवाइड कर लिया जाता है, ताकि काम आराम से हो सके, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। Each department deal with a particular activity. हर एक डिपार्टमेंट अपनी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से डील करता है, सेल वाले सेल से, परचेज वाले परचेज से, और उसे हेड कौन करता है, एक एक्सपर्ट हेड करता है। दिस लीड टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग एज वेल एज अ ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन। जिससे क्या होती है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि एक्सपर्ट है, हर कोई डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उससे रिलेटेबल जो है एम्प्लॉयज को हायर किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहती है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस नहीं होते हैं, और ग्रेटर एफिशिएंसी भी, मतलब काम करने की एक क्षमता जो एक कंपनी में चाहिए होती है कि अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम हो, टाइम पे हो, अच्छी स्पीड से हो, तो वो चीजें पॉसिबल यहां हो जाती हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरिट्स क्लियर होंगे। अब आती है बारी लिमिटेशंस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली एक कंपनी को स्टार्ट करना इजी नहीं होता है, काफी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, एक प्रोसीजर होता है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, एफर्ट लगते हैं, नॉलेज लगती है एक्सटेंसिव, उसके बाद ही एक कंपनी फॉर्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर ग्रेटर टाइम, एफर्ट, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड। बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, काफी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, काफी नॉलेज चाहिए होती है, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सके, जिससे जो है कंपनी रजिस्टर हो सके और बाद में जो उसमें बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो सके। As compared to the sole proprietorship and partnership form of organization, formation of a company is more complex. Sole proprietor या partnership को ध्यान में देखें तो कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें काफी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, एक प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब कोई कंपनी है, पब्लिक में अपने शेयर जो है इशू कर रही है तो उसे अपने अकाउंट्स भी जो है पब्लिकली शो करने पड़ेंगे, उसे अपना ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, कंपनी क्या काम कर रही है, तभी नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट होके। तो कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी लैक कर जाती है। द कंपनीज एक्ट रिक्वायर ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अथॉरिटी है जहां पे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, तो टाइम टू टाइम वहां पे भी इंफॉर्मेशन कंपनी को जो है पहुंचानी पड़ती है, जैसे उनकी कुछ एक्टिविटीज में या मेंबर्स में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई भी चेंजेस आते हैं या एड्रेस में चेंज आता है उनके ऑफिस के। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। ये इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी शो की जाती है, अकाउंट्स के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन अ कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। इसलिए कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं कंपनी में। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड टू सिचुएशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी में हायरार्की चलती है, टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं ओनरशिप अलग होने की वजह से ये जो मैनेजमेंट का एक हायरार्की जो फॉलो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हर एक कस्टमर से, हर एक सप्लायर से, हर एक एम्प्लॉय से जो एक पर्सनल जो है एक रिलेशन होना चाहिए, वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाता है। टॉप मैनेजमेंट का लोअर मैनेजमेंट में पता भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस किस नाम से बंदे काम कर रहे हैं। कहीं एक पर्सनल कांटेक्ट वाली चीज आती है, क्योंकि लोअर को जो भी काम होता है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोलता है, मिडिल जो है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोलता है। टॉप को भी जो लोअर लेवल से काम होता है, जो चेंजेस करने होते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलता है, देन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जो है बोलता है काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। The large size of a company further make it difficult for the owners and top management to maintain personal contact with the employees, customers, creditors। इनसे एक लार्ज कंपनी है, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, इतने सारे क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो हर किसी से एक पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमरस रेगुलेशन। द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शंस। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे लीगल प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपल्शंस होते हैं कंपनी को चलाने के लिए। A company is burdened with numerous restrictions in respect of aspects including audit हो, voting हो, रिपोर्ट फाइल करनी हो, प्रिपरेशंस करनी हो डॉक्यूमेंट की। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज में रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन, आर्टिकल, सेक्शंस जो बने हुए हैं, उनको फॉलो करके जो है उन्हें काम करना पड़ता है। and is required to obtain certificate from different agencies like registrar से भी। अब कंपनी को रजिस्टर कराना है तो रजिस्ट्रार से एक इनकॉर्पोरेशन का जो है उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ऐसे ही शेयर्स अपने मार्केट में इशू करने तो सेबी को भी, सेबी के अंडर भी अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, which is followed by the top management and middle management and lower level management। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आके किसको रखते हैं? टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। Communication as well as approval of various proposals may cause delay not only in taking decision but also in acting upon them। अब जैसे कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपने उसमें कुछ चेंजेस कराने तो वो डायरेक्ट टॉप के पास नहीं जाता है, वो पहले मिडिल से बात करता है, फिर मिडिल वाले टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं, फिर अगर कोई टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले फिर वो टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करने के बाद अगर टॉप मैनेजमेंट पे आएगा देन वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक बात आएगी, नोटिस आएगा, देन वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आएगा। तो कहीं ना कहीं डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहाँ पे एक हायरार्की है जो फॉलो की जा रही है। डायरेक्ट आप जो है डिसीजन से नहीं ले सकते हैं, आपको काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है। अब कोई इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना है तो पहले जनरल मीटिंग बिठाई जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे और मीटिंग होगी, इनको डिसीजन लिया जाएगा। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डिले होता ही होता है। नेक्स्ट आता है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। A company is a democratic institution wherein the board of directors are representative of the shareholders who are the owners। shareholders बहुत सारे होते हैं, हर किसी का जनरल मीटिंग में आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर किसी की बातें सुनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। In practice, however, in most a large size organization having a multitude of shareholders, the owner have a minimal influence in term of controlling or running the
बिजनेस जो शेयर होल्डर्स हैं उनका तो बहुत मिनिमम इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस को चलाने में, कंट्रोल करने में। इट इज सो बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि शेयर होल्डर आजकल तो ऑनलाइन शेयर जो है हम लोग बाय करते हैं, तो इंडिया में कहीं से भी हम लोग बाय कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री में शेयर होल्डर्स हैं। और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होती है जो जर्नल मीटिंग अटेंड कर पाती है कंपनी की, जो साल में होती है। जब भी कोई नॉर्मल जर्नल मीटिंग हो रही है या एनुअल जर्नल मीटिंग हो रही है जो साल में एक बार होती है, कोई भी मीटिंग हो, तो हर किसी शेयर होल्डर का आना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है जो सारे डिसीजंस ले लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर। इसी बात का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, अपनी पावर चलाते हैं, और कभी कभी शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उससे कॉन्ट्रेरी भी डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। अब जैसे कि काफी सारे स्टेक होल्डर्स है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट हो। जैसे एम्प्लॉय है, वो क्या चाहते हैं, हायर सैलरी चाहते हैं। कंज्यूमर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं लोअर प्राइस पे। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, हायर रिटर्न चाहते हैं, इंक्रीज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू, और उनकी जो वैल्यू जितने का उन्होंने खरीदा है शेयर, जैसे कि उन्होंने एक शेयर 100 का खरीदा, तो वो चाहते हैं कि उसकी एक वैल्यू, एक उसकी जो फेस वैल्यू है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो हर किसी का इंटरेस्ट अलग है। अब कंपनी हर किसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती, हर किसी को खुश नहीं कर पाती है। दीज डिमांड पॉज प्रॉब्लम्स इन द मैनेजिंग द कंपनी एज इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट टू सर्टिफाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट। बहुत मुश्किल होता है कंपनी के लिए हर एक इंटरेस्ट को खुश करना कि भाई हाँ, कंज्यूमर को भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिला पा रहे हैं लोअर प्राइस पे, एम्प्लॉयज को हायर सैलरी दिला पा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को जो है हाई रिटर्न ही हो रहे हैं, उनकी जो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इंक्रीज ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब जरूरी नहीं है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं या कंज्यूमर को ध्यान में लेकर डिसीजन लें, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मुश्किल हो जाते हैं। इतने सारे इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है कि एग्जैक्टली किसके बारे में सोचा जाए, किसके बारे में नहीं, क्योंकि कंपनी को सेल्फ अपने बारे में भी सोचना है, उसके प्रॉफिट्स के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में भी सोचना है, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन रह जाती है। आई होप गाइस कि आपको जो है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।